Hello, good morning students and welcome back to this online platform of Tagore Public Senior Secondary School. हमने पिछला वीडियो लेक्चर सिलेबस के इंट्रोडक्शन के लिए पूरा डिनोट किया था और पूरा हमने इंट्रोडक्शन सिलेबस का वहाँ पर लिया था। आज हम अपनी फ्लैमिंगो टेक्स्ट बुक के प्रोज पार्ट को, प्रोज सेक्शन को शुरू करेंगे और इस प्रोज सेक्शन में जो पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से कि फ्लैमिंगो बुक का जो प्रोज सेक्शन है ये 15 मार्क्स का होता है। फ्लैमिंगो जो टेक्स्ट बुक है हमारी, इस फ्लैमिंगो टेक्स्ट बुक का प्रोज सेक्शन, फ्लैमिंगो प्रोज हम इसको नाम दे सकते हैं, तो फ्लैमिंगो प्रोज टोटल 15 मार्क्स का होता है और इन 15 मार्क्स में से 4 क्वेश्चंस हमारे होते हैं 30-40 वर्ड्स में आंसर देने वाले, जिनका आंसर हमें 30-40 वर्ड्स में देना है और इनके जो मार्क्स होंगे वो होंगे 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन। तो 8 मार्क्स के हमारे ये 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे फ्लैमिंगो प्रोज में से। और एक क्वेश्चन ये 1 आउट ऑफ 2 होगा, लेकिन हमें 1 करना है, 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2। आउट ऑफ 2 में 2 आपके पास विकल्प दिए जाएंगे और एक प्रश्न हमें इसमें से करना है। तो 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2 ये हमारा क्वेश्चन होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन SAT एंड दिस इज LAT। LAT मीन्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमें एक हल करना है। आउट ऑफ 2 दिए गए प्रश्नों में से एक हल करना पड़ेगा और इनका आंसर हमें देना है 100 to 125 वर्ड्स लिमिट में। जो वर्ड्स की लिमिट रहेगी वो रहेगी 100 to 125 वर्ड्स। तो इस तरह से फ्लैमिंगो प्रोज में से हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे। 5 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। ये जो क्वेश्चन होगा ये होगा 7 मार्क्स का। तो फ्लैमिंगो प्रोज जब हम पढ़ना शुरू करेंगे आज, तो हमें अपने माइंड में फोकस करना है, अपने माइंड में ये बात ध्यान रखनी है कि ये 15 मार्क्स का सेक्शन हम पढ़ रहे हैं और इस सेक्शन को पढ़ते हुए हमें ये कंफर्म कर लेना है इतनी तन्मयता के साथ, इतनी तल्लीनता के साथ इस सेक्शन को पढ़ना है कि हमारे 15 मार्क्स पूरे हमारे एग्जाम्स में हम ले सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर द लास्ट लेसन। यद्यपि सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, चैप्टर है पहला और नाम है द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ। पहला पाठ जिसका नाम है अंतिम पाठ, ये अंतिम नहीं है, लेकिन ये अंतिम पाठ क्यों है? क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर मैंने आपको शायद प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ये चैप्टर एम हैमल और लिटिल फ्रेंच का है। इस पे एक फ्रेंच टीचर होते हैं एम हैमल, वो अपना लास्ट लेसन पढ़ा रहे होते हैं क्लास में, उसका ये पूरा चैप्टर है। अल्फोंसे डाउडेट ने इस चैप्टर को लिखा है। अल्फोंसे डाउडेट कौन है ये पहले हम जान लेते हैं। एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम अल्फोंसे डाउडेट का लेते हैं। अल्फोंसे डाउडेट फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं, फ्रेंच के उपन्यासकार रहे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रहे, इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है एंड ही हैज मोर देन 3 डजन वर्क्स ऑफ लिटरेचर टू हिज क्रेडिट। अगर हम अल्फोंसे डाउडेट की बात करें, अल्फोंसे डाउडेट जो हमारा पहला चैप्टर है, इस पहले चैप्टर के राइटर हैं अल्फोंसे डाउडेट और ये फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं। ही इज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड he has 3 dozen, more than 3 dozen, more than 3 dozen. 3 dozen means more than 36 works to his credit, works of literature. तो 3 दर्जन से ज़्यादा कृतियाँ, साहित्यिक कृतियाँ इनके खाते में हैं। फ्रेंच नॉवेलिस्ट, फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर
और 3 दर्जन से ज़्यादा साहित्यिक कृतियाँ इन्होंने लिखी है। बहुत ही प्रसिद्ध ये राइटर रहे। एंड ही वॉज बॉर्न ऑन 13 मई 1840। हम अल्फोंसे डाउडेट का इंट्रोडक्शन यहाँ पर ले रहे हैं, तो ये चीज़ भी हमको आना जरूरी है कि ही वॉज बॉर्न, व्हेन वॉज अल्फोंसे डाउडेट बॉर्न, तो ही वॉज बॉर्न ऑन 13th May 1840। 13th May 1840, तो उनका जन्म हुआ था 13th May 1840 को। जन्म इनका हुआ था फ्रांस में ही, क्योंकि फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं, फ्रांस में ही ये पैदा हुए और इनकी डेथ भी फ्रांस में ही हुई थी। तो 13th May 1840, 13th May 1840 को ये पैदा हुए फ्रांस में, और इनकी डेथ हुई 1897 में। 16 दिसंबर 1897 पेरिस में इनकी डेथ हुई थी। 16 दिसंबर 1897 पेरिस फ्रांस में ही इनकी डेथ हुई थी। नेशनलिटी इनकी फ्रेंच है, क्योंकि फ्रांस के ही हैं, तो फ्रेंच नेशनलिटी रही। और बहुत लंबा जीवन इन्होंने अपनी लाइफ में नहीं जिया, 1840 से 1897 तक का जीवन इन्होंने जिया था। जो अगर हम बात करें तो बहुत लंबा जीवन नहीं था, लेकिन इस जीवन में इन्होंने अपना नाम कमाया, प्रसिद्धि कमाई, ख्याति कमाई, और बहुत ही अच्छे लिटरेचर्स इन्होंने लिखे जो आज तक हम पढ़ रहे हैं और हमारी आने वाली जनरेशन्स भी पढ़ती रहेगी। तो अल्फोंसे डाउडेट का एक जो छोटा सा इंट्रोडक्शन था वो हमने यहाँ पर लिया है। यहाँ हमारी बुक में भी अल्फोंसे डाउडेट का एक इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। अल्फोंसे डाउडेट 1840 to 1897, ये अभी हमने पढ़ा है। 1840 to 1897 जब यहाँ लिखा है तो इसका मतलब है 1840 इनका DOB है और 1897 इनकी डेट ऑफ डेथ है, डेट ऑफ डेथ। तो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दोनों हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली थी अल्फोंसे डाउडेट की। अल्फोंसे डाउडेट जो कि 1840 से 1897 तक रहे, वॉज ए फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो फ्रेंच नॉवेलिस्ट रहे और शॉर्ट स्टोरी राइटर रहे। अभी हमने बता दिया था आपको कि इनके खाते में 3 दर्जन से ज़्यादा साहित्यिक कृतियाँ रही। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रशियन वॉर। ये जो चैप्टर है ये आपको यहाँ समझना है। आपको यहाँ पर इस चैप्टर का भी इंट्रोडक्शन मिलेगा, इस स्टोरी का भी इंट्रोडक्शन मिलेगा। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांस प्रशियन वॉर, फ्रैंको प्रशियन वॉर। फ्रांस और प्रशिया के मध्य जब युद्ध हुआ था उस दौरान की एक कहानी है। फ्रैंको प्रशियन वॉर के ड्यूरिंग इस स्टोरी को लिखा गया, जो 1870 to 1871 के मध्य की घटना है। तो ये स्टोरी जब लिखी गई तो 1870 to 1871 के मध्य, ये आपको ध्यान में रखना है, फ्रैंको प्रशियन वॉर हुआ और उस फ्रैंको प्रशियन वॉर के दौरान ही इस स्टोरी को लिखा गया। फ्रैंको प्रशियन वॉर, फ्रांस और प्रशिया के मध्य एक युद्ध हुआ, एक वॉर हुआ, और उस वॉर के दौरान ही इस स्टोरी को लिखा गया था। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया, और इसमें फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया, प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया था। जब ये युद्ध हुआ फ्रांस और प्रशिया के मध्य, तो इसमें ये जो प्रशिया है बेसिकली ये जर्मन डोमिनेटेड कंट्री है और फ्रांस फ्रेंच डोमिनेटेड कंट्री है। तो फ्रांस चूंकि हार गया था युद्ध में, प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया था। फ्रांस क्या है? फ्रेंच डोमिनेटेड कंट्री है और प्रशिया है जर्मन डोमिनेटेड कंट्री। तो युद्ध में फ्रांस वाज डिफीटेड, फ्रांस वाज डिफीटेड, और ये डिफीट मिली किसके द्वारा भैया? प्रशिया के द्वारा, जो जर्मन डोमिनेटेड कंट्री है
उसके द्वारा हरा दिया गया फ्रांस को। फ्रांस इस युद्ध को हार गया। Led by Bismarck, Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland, and parts of Austria. In this story, the French district of Alsace and Lorraine had passed into Prussian hands. Read the story to find out what effect this had on life at school. Okay. तो इस हार के बाद जब फ्रांस इस युद्ध में हार गया, उसके बाद प्रशिया ने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लॉरेन, वो जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनका नाम हमें याद रखना है, अल्सेस एंड लॉरेन। अल्सेस एंड लॉरेन पर पूरा डोमिनेशन आ गया था प्रशिया का। प्रशिया डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट हो गए थे, और प्रशिया डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट होने के बाद यहाँ पर कंप्लीटली जो ऑर्डर्स आने लगे, ये प्रशिया के आने लगे, और प्रशिया के रूल के अनुसार ही अब यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चलने लगा। उस समय जब यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन प्रशिया के रूल के अनुसार चलने लगा था, अल्सेस और लॉरेन पर चूंकि प्रशा जो देश है, प्रशा देश ने आक्रमण किया था वह फ्रांस पर और अल्सेस लॉरेन को जीत लिया था। उसके बाद प्रशा देश का शासन अल्सेस और लॉरेन पर हो गया। तब यहाँ के स्कूलों में, ये आपको समझना है, अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो फ्रांस है या अल्सेस और लॉरेन जो फ्रांस के ही हिस्सा हुआ करते थे, ये फ्रेंच डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट थे। यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज को बोला जाता था, पढ़ा जाता था और पढ़ाया जाता था। लेकिन जैसे ही प्रशा ने इनको अपने अंडर में लिया, चूंकि प्रशा पूरी तरह से जर्मन डोमिनेटेड कंट्री था, तो प्रशिया के अंडर में लेते ही प्रशिया ने यहाँ पर ऑर्डर दिया कि यहाँ पर अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। क्या नहीं पढ़ाई जाएगी बच्चों? फ्रेंच। अब आपको ये पूरा स्टोरी समझ आएगा, समझना। ये युद्ध हार गया फ्रांस। प्रशा देश जो कि जर्मन डोमिनेटेड कंट्री है, उसने अल्सेस लॉरेन को अपने कब्जे में लिया और एक ऑर्डर निकाल दिया कि अल्सेस और लॉरेन में अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि फ्रेंच किसको डोमिनेट करती है? फ्रेंच फ्रांस को डोमिनेट करती है। इसलिए प्रशा का आदेश आया कि यहाँ पर जर्मन अब नहीं, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी और यहाँ पढ़ाई जाएगी जर्मन। क्या पढ़ाई जाएगी बच्चों? जर्मन। तो जब यहाँ फ्रेंच नहीं पढ़ाने का और जर्मन पढ़ाने का अचानक आदेश आ गया, तो उस समय वहाँ के स्कूलों पर क्या इम्पैक्ट हुआ, किस तरह से वहाँ के स्कूलों की दशा हुई, वो सारी स्टोरी हमें इस छोटी सी स्टोरी में समझने को मिलेगी, जिसमें एक छोटा सा बच्चा, लिटिल फ्रेंच उसको नाम दिया गया है, वो जो फ्रेंच है, वो फ्रेंच किस तरह से अपने स्कूल में जब जाता है, जिस दिन वो स्कूल में कदम रखता है, वो फ्रेंच उससे उस दिन पूछा जाना था। फ्रेंच यद्यपि उसे अच्छी नहीं लगती थी, जैसे हमारे यहाँ पर बच्चों को सामान्य तौर पर अंग्रेजी अच्छी नहीं लगती है, उसे पार्टिसिपल्स के नियम याद नहीं थे। किसको? फ्रेंच को। लेकिन वो अपने स्कूल गया डरता डरता, और वहाँ जो फ्रेंच के टीचर थे उस दिन वो बड़े शांत थे, क्योंकि उस दिन फ्रेंच का पढ़ाया जाना वहाँ पर बैन हो गया था और वह अंतिम दिन था। तो दैट वाज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। अल्सेस और लॉरेन जिलों में फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन उस दिन पढ़ाया जाना था, जिस दिन की स्टोरी है। इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा है द लास्ट लेसन। आई होप बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि इस द लास्ट लेसन में हमें क्या पढ़ना है। एक बार फिर मैं 1 मिनट में रिकैप करता हूँ। 2 देश, एक है फ्रांस, एक है प्रशा। प्रशा देश ने फ्रांस पर आक्रमण किया है। फ्रांस पर आक्रमण करने के दौरान की स्टोरी है। 1870-1871 के ड्यूरिंग ऐसा हुआ था। प्रशा देश ने फ्रांस को डिफीट दी थी, फ्रांस हार गया था और फ्रांस के 2 जिले अल्सेस और लॉरेन प्रशा देश के अधीन हो गए थे। और प्रशा देश के अधीन होने के बाद
प्रशादेश ने वहां पर फ्रेंच नहीं पढ़ाने का और जर्मन पढ़ाए जाने का आदेश दे दिया। यद्यपि अल्सेस और लॉरेन आज तक का मतलब उस दिन तक जिस दिन ये आदेश आया, फ्रेंच डोमिनेटेड जिले थे, वहाँ पर फ्रेंच पढ़ाई जाती थी। लेकिन उस दिन के बाद फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, ये आदेश आ गया था। तो ये है द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच। फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ वहाँ पर जिस दिन पढ़ाया गया, उस दिन की घटना हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब हम पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हुए समझते हैं। पूरे चैप्टर को हम डीपली समझेंगे। चलिए चलते हैं हम चैप्टर की ओर। ओके, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल। देखिए यहाँ पर आई जो है, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो चैप्टर है बच्चा, ये लिटिल फ्रेंच का चैप्टर है। तो इस चैप्टर को जो नरेट किया है, यद्यपि लिखा अल्फोंसे डाउडेट ने है, लेकिन इस चैप्टर में जो नरेटर है वो नरेटर है लिटिल फ्रेंच, है ना। ये आपको समझना है बेटा। नरेटर कौन होता है? वर्णन करता। इस चैप्टर का नरेटर है लिटिल फ्रेंच। ओके, फ्रेंच एक छोटा बच्चा है जो स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, स्कूल बॉय है। स्कूल में पढ़ता है, एक स्टूडेंट है लिटिल फ्रेंच, उसने नरेट किया है। और यहां पर एक कैरेक्टर हम पढ़ेंगे, एम हैमल। ये जो एम हैमल हैं, ये हैं फ्रेंच टीचर इन अल्सेस एंड लॉरेन। अल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट्स में फ्रेंच के जो टीचर हैं वो उनका नाम है एम हैमल, लिटिल फ्रेंच। बाकी और कैरेक्टर्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे। उन कैरेक्टर्स का केवल जैसे गेस्ट अपीयरेंस होता है, ऐसे यहाँ पर उन कैरेक्टर्स का नाम आएगा, जैसे कि ओल्ड हाउस है, पोस्टमैन है। ये सारा जब हम इसको पढ़ेंगे डीपली तो हमें समझ आएगा। मेन कैरेक्टर्स जो हैं, मुख्य पात्र, मेन कैरेक्टर्स of this story. Main characters of this story: one little French, second French teacher M. Hamel. ये दो कैरेक्टर्स हैं जिन कैरेक्टर्स पर पूरी स्टोरी इनके इर्द गिर्द चलेगी। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। लिटिल फ्रेंच बच्चा कौन है, एक बार फिर मैं बता देता हूँ। एक छोटा बच्चा है जो अल्सेस और लॉरेन जिलों में रहता है, स्कूल बॉय है, स्टूडेंट है, वहाँ पर फ्रेंच वहाँ पढ़ाई जाती है। तो एम हैमल वहाँ के फ्रेंच टीचर हैं। और चूँकि ये उस दौरान की स्टोरी है जिस दौरान फ्रेंच नहीं पढ़ाए जाने का आदेश हुआ था, तो जिस दिन फ्रेंच नहीं पढ़ाए जाने का आदेश हुआ उस दिन फ्रेंच का अंतिम पाठ था। तो एम हैमल अपना फ्रेंच का लास्ट लेसन लेते हैं, लिटिल फ्रेंच उस लास्ट लेसन को पढ़ता है। तो किस तरह से लिटिल फ्रेंच के मन में क्या चलता है, एम हैमल के मन में क्या चलता है, और दोनों उस लास्ट लेसन में कैसे एक्ट करते हैं, ये पूरी स्टोरी हमें यहाँ पढ़ने को मिलेगी। आई होप आपको समझ आ गए होंगे ये दोनों कैरेक्टर्स, लिटिल फ्रेंच एंड एम हैमल। स्टोरी की ओर चलते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। I started for school very late that morning. उस सुबह मैं बहुत देरी से स्कूल के लिए चला। देरी से स्कूल के लिए चला। मैं यहाँ पर कौन है बच्चा? अभी मैंने बताया था आई हमेशा किसके लिए आता है? नरेटर के लिए। किसके लिए आता है बेटा? नरेटर के लिए। तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग मीन्स लिटिल फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस दिन लेट स्कूल के लिए कौन चला बच्चा? लेट स्कूल के लिए चला था लिटिल फ्रेंच। कौन चला था? लिटिल फ्रेंच। तो मैं उस दिन बहुत देरी से स्कूल के लिए चला। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कॉल्डिंग। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड, वॉज इन ग्रेट ड्रेड,
ग्रेट ड्रेड यानी बहुत बड़े डर में था, ड्रेड यानी डर, वॉज इन ग्रेट ड्रेड मैं डर में था, मैं डरा हुआ था, ऑफ स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डिंग मीन्स फटकारना, तो मुझे फटकारे जाने का डर था। यहाँ पर लिटिल फ्रेंच जब इस स्टोरी को नरेट कर रहे हैं तो वो लिख रहे हैं कि उस दिन जिस दिन मैं स्कूल लेट गया था उस दिन मुझे फटकारे जाने का, डांटे जाने का डर लग रहा था। स्कूल जब आप लेट हो जाते हैं तो टीचर आपको ऑब्वियसली डांटते हैं, ऐसा होता है। तो लिटिल फ्रेंच भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि उनको डांटा जाएगा, स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट, स्पेशली बिकॉज, और यहाँ पर लिखा भी है विशेष रूप से इसलिए क्योंकि, स्पेशली बिकॉज, स्पेशली बिकॉज, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि। लिटिल फ्रेंच लिख रहे हैं कि मुझे डर इसलिए ज़्यादा था क्योंकि एम हेमल हैड सेड दैट, एम हेमल हैड सेड दैट, एम हेमल कह चुके थे, एम हेमल ने कह दिया था, दैट की ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। एम हेमल कौन है बच्चा? फ्रेंच टीचर है। तो क्यों डर लग रहा था फ्रेंच को? क्योंकि एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हमसे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे। इस दिन जिस दिन वो स्कूल जा रहा है उस दिन उनसे क्वेश्चंस पूछे जाने थे पार्टिसिपल्स पर, ठीक है। पार्टिसिपल्स हर लैंग्वेज में होते हैं, हमने इंग्लिश में भी पार्टिसिपल्स पढ़े हैं, फ्रेंच में भी होते हैं। तो फ्रेंच में पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस पूछे जाने थे, किसके द्वारा? एम हेमल के द्वारा। किससे? स्टूडेंट से, स्कूल बॉयज से। और लिटिल फ्रेंच कौन है? स्कूल बॉय। तो इन्हें डर लग रहा था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और डरने का एक पुख्ता कारण यहाँ पर दिया है फ्रेंच ने, एंड और आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, मुझे तो उनके बारे में पहला शब्द भी याद नहीं था। किन के बारे में? पार्टिसिपल्स के बारे में। आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट द पार्टिसिपल्स, इन पार्टिसिपल्स के बारे में पहला शब्द भी मुझे याद नहीं था। तो डरना स्वाभाविक था, डरना नेचुरल था। तो लिटिल फ्रेंच स्कूल जाते हैं, लेट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एम हेमल जो टीचर हैं वो पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछेंगे और लिटिल फ्रेंच को पार्टिसिपल्स का पहला शब्द भी याद नहीं है। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए, फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने भाग जाने का सोचा। मैंने क्या सोचा? मैं भाग जाऊं। जब याद नहीं होता कुछ, टीचर पूछता है और स्टूडेंट को याद नहीं होता है, तो सामान्य तौर पर स्टूडेंट स्कूल को या क्लास को बंक करने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि मैं स्कूल को बंक कर जाऊं, मैं स्कूल से भाग जाऊं, आज स्कूल में नहीं रहूं। यद्यपि घर पर स्कूल जाने का प्रेशर होता है। तो आई फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक पल के लिए मैंने सोचा, किसका सोचा? रनिंग अवे, भाग जाने का। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और मैंने सोचा कि मैं अपना पूरा दिन, स्पेंडिंग द डे यानी दिन बिताने का मैंने सोचा, आउट ऑफ द डोर्स यानी घर के बाहर, घर के बाहर दिन बिताने का सोचा। तो चूंकि घर पर स्कूल जाने का प्रेशर होता है तो मैंने सोचा कि मैं घर से निकल जाऊंगा लेकिन स्कूल नहीं जाऊंगा, बीच में ही कहीं अपना समय गुजारूंगा और स्कूल की छुट्टी होते ही स्कूल से जैसे घर वापस आते हैं बच्चे, ऐसे मैं भी वापस आ जाऊंगा। तो घर वालों को लगेगा कि मैं स्कूल गया और स्कूल टीचर को लगेगा कि बच्चा आज घर पे रह गया है किसी काम से। तो जो पूछे जाने का डर था वो इतना ज़्यादा डर था कि आज लिटिल फ्रेंच ने स्कूल या क्लास को बंक करने का भी प्लान बनाया था या सोचा था। सोचा था कि मैं दिन बाहर गुजार लूं, स्कूल ना जाऊं, ऐसा लिटिल फ्रेंच ने सोचा। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, ये बहुत गर्म दिन था और बहुत धूप खिली हुई थी। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, सो वार्म सो ब्राइट मतलब गर्म दिन था, वार्म यानी गर्म, ब्राइट मीन्स चमकीला, तो चमकीले का मतलब धूप खिली हुई थी। तो इट वॉज सो वार्म एंड सो ब्राइट, बहुत गर्म दिन और बहुत ज़्यादा खिली हुई धूप। द वर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, द वर्ड्स वर चिर्पिंग, पक्षी चहचहा रहे थे। द वर्ड्स वर चिर्पिंग, पक्षी चहचहा रहे थे एट द एज ऑफ द वुड्स, एज ऑफ द वुड्स। यहाँ पर जो वुड्स शब्द आया है इसका मतलब है जंगल,
वुड्स का मतलब क्या है? जंगल। तो एट द एज ऑफ द वुड्स यानी जंगलों के किनारे पर पक्षी चहचहा रहे थे। द वर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill। और एक sawmill, sawmill का मतलब क्या होता है? आरा मशीन। तो वहां पर एक आरा मशीन है और इन द ओपन फील्ड ऑफ ए sawmill, एक आरा मशीन के पीछे, किसके पीछे बच्चा? आरा मशीन के। एक आरा मशीन के पीछे ओपन फील्ड में, ओपन फील्ड मीन्स एक खुले हुए मैदान में एक आरा मशीन है, आरा मशीन के पीछे एक खुला हुआ मैदान है। उस खुले हुए मैदान में द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। जो प्रशियन सोल्जर हैं, प्रशा देश के जो सैनिक हैं, वो ड्रिल कर रहे हैं। यहाँ इस शब्द को आपको समझना है। ड्रिल का मतलब होता है युद्ध अभ्यास करना, ठीक है, या अभ्यास करना, युद्ध अभ्यास करना या अभ्यास करना या प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जो प्रशियन सोल्जर थे वो वहां पर ड्रिल कर रहे थे, वो वहां पर युद्ध अभ्यास कर रहे थे या अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपेंट्स। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये बहुत ज्यादा ललचाने वाला था, बहुत ज्यादा टेम्पटिंग था। टेम्पटिंग बोले तो ललचाने वाला, ये बहुत ज्यादा ललचाने वाला सीन था, आकर्षक, अट्रैक्टिव। दैट सीन वॉज सो अट्रैक्टिव। कौन सा सीन? जब आरा मशीन के पीछे प्रशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे, वो वाला सीन इतना अट्रैक्टिव था, इतना आकर्षक था। कितना आकर्षक था? देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के नियमों से ज्यादा। मतलब पार्टिसिपल्स के नियम इतने आकर्षक नहीं थे। यद्यपि युद्ध अभ्यास का या ड्रिलिंग का, प्रशियन सोल्जर्स की जो ड्रिलिंग हो रही थी, वो सीन बड़ा अट्रैक्टिव था। तो एक पल के लिए लिटिल फ्रेंच सीन से अट्रैक्ट हुए, यद्यपि उनका पार्टिसिपल्स के रूल्स में कोई इंटरेस्ट और अट्रैक्शन नहीं था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मेरे पास तो विरोध करने की शक्ति थी। मतलब मुझे विरोध करना पड़ा और मैंने विरोध किया। आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, किसका विरोध किया? मेरे मन के भावों का, मन की शक्ति, मन में जो कल्पनाएं आई, मन में क्या आया कि भाई मुझे ये ड्रिलिंग देख लेना चाहिए, स्कूल आज नहीं जाना चाहिए क्योंकि पार्टिसिपल्स के रूल इतने टेम्पटिंग नहीं है, इतने अट्रैक्टिव नहीं है जितने कि ये ड्रिलिंग है। लेकिन मुझे उसे रेजिस्ट करना पड़ा, उसका प्रतिरोध करना पड़ा, या मेरे अंदर इतनी शक्ति थी कि मैं उसका प्रतिरोध कर पाया। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, हरीड ऑफ का मतलब है बेंट क्विकली, हरीड ऑफ का मतलब क्या है? बेंट क्विकली। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल यानी आई बेंट टू स्कूल क्विकली, मैं जल्दी से स्कूल चला गया। When I passed the town hall, when I passed the town hall, और जैसे ही मैं टाउन हॉल से गुजरा, टाउन हॉल वहां पर एक जगह है, अल्सेस और लॉरेन जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. There was a crowd, बहुत ज्यादा क्राउड, बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर थी। टाउन हॉल से जब गुजरता है लिटिल फ्रेंच, ये लिटिल फ्रेंच जब टाउन हॉल से गुजरता है तो टाउन हॉल पर बहुत ज्यादा भीड़ कहाँ पर थी? वहां पर एक बुलेटिन बोर्ड था। बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है बेटा नोटिस बोर्ड, जहां पर सूचनाएं लिखी जाती है। बुलेटिन बोर्ड का मतलब क्या होता है? नोटिस बोर्ड, ठीक है ना, ये भी शब्द आपको याद रखना है। बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है नोटिस बोर्ड, समझना है आपको क्या होता है नोटिस बोर्ड। यहाँ पर सारी सूचनाएं लिखी जाती है। तो एक बुलेटिन बोर्ड या एक नोटिस बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा रश वहाँ पर थी, बहुत ज़्यादा क्राउड वहाँ पर थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। अब यहाँ पर लिटिल फ्रेंच लिख रहे हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ क्यों थी? क्योंकि जब भी कहीं कोई सूचनाएं चस्पा की जाती है तो निश्चित रूप से उस सूचना को पढ़ने के लिए रश होती है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एंड फोर यानी क्योंकि द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, हमें जितने भी बुरे समाचार मिले हैं, ऑल आर बैड न्यूज है ना बुरे समाचार, जितने भी बुरे समाचार हमें मिले हैं वो सब कहां से मिले हैं बच्चा? हैड कम फ्रॉम देयर, वो वहीं से आए थे,
वहीं से कहाँ से? टाउन हॉल के उस बुलेटिन बोर्ड या नोटिस बोर्ड से। जो भी समाचार हमें मिलते थे वो टाउन हॉल के उस बुलेटिन बोर्ड से ही मिलते थे। जैसे कि अब यहाँ पर डैश लगा के कुछ लिखा है, इसका मतलब उदाहरण के लिए एग्जाम्पल या द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों का समाचार हमें वहीं से मिलता था। जब हम युद्ध हार जाते थे तो समाचार वहीं से मिलता था। द ड्राफ्ट, कोई भी ड्राफ्ट जब तैयार होता था, कोई भी मसौदा जब तैयार होता था, तो उस ड्राफ्ट की सूचना भी हमें वहीं से मिलती थी। कहाँ से? टाउन हॉल के उस नोटिस बोर्ड या बुलेटिन बोर्ड से। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर के जितने भी आदेश होते थे, सेना के अधिकारियों के जितने भी आदेश होते थे, वो भी हमें वहीं से मिलते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने बिना रुके हुए अपने आप सोचा। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने सोचा, मैंने विचार किया, रिफ्लेक्टेड विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है, यहाँ पर ऐसा क्या हुआ होगा, आज क्या ऐसी इंफॉर्मेशन होगी, आज क्या ऐसी न्यूज़ होगी कि इतनी ज़्यादा रश आज यहाँ पर है। ये मैंने सोचा। किसने सोचा? लिटिल फ्रेंच ने। तो वहाँ पर ऐसी क्या न्यूज़ थी कि लिटिल फ्रेंच सोचने को मजबूर हो गया और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।